नमस्कार, TNN 24 में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। नागपुर विधानसभा क्षेत्र के बाद हमने यानी कि TNN 24 की नागपुर विधानसभा क्षेत्र में आकर अपना डेरा डाले हुए हैं ताकि आपको हमारे TNN 24 की न्यूज़ की ओर से काफ़ी अच्छे और ताज़े अपडेट मिलते रहे। हम बात करेंगे एक ऐसे उम्मीदवार से जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट से है, मेहनत, लगन और साथ देने वाले अब्दुल नाजिम, जो MIM के प्रेसिडेंट है और उम्मीदवार भी। तो चलिए मेरे साथ हम बात करते हैं अब्दुल नाजिम साहब से, जो MIM के अध्यक्ष है, MIM के उम्मीदवार भी है अचलपुर विधानसभा क्षेत्र से। तो नाजिम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया TNN 24 में। थैंक यू। तो हम बात करूंगा 2019 के इलेक्शन को लेकर, जो अचलपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं और काफ़ी दिग्गज लोग यहाँ उम्मीदवार खड़े हुए हैं। तो आप उसमें क्या महसूस करते हैं, किस तरीके से इस इलेक्शन को आप ले रहे हैं, किस तरीके से आप कवर करना चाहते हैं और अपनी MIM की सीट को यानी कि आपको जिताने की किस तरीके से आप प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हम लोग अचलपुर इसलिए आए हैं, ये ऐतिहासिक शहर है। इस ऐतिहासिक शहर के अंदर जिस तरीके से 15 सालों से यहाँ पे वादे किए जा रहे हैं, 20-25 सालों से वादे किए जा रहे हैं कि अचलपुर को ज़िला बनाया जाएगा, यहाँ उद्योग लाया जाएगा, कारोबार लाया जाएगा, यहाँ पे शिक्षण के ऊपर काम होगा, यहाँ आरोग्य के ऊपर काम होगा, या स्वास्थ्य के ऊपर काम होगा। ना यहाँ स्वास्थ्य पे काम होता है, ना आरोग्य के ऊपर काम होता है। यहाँ तो आप जब गौर से देखेंगे तो मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। यहाँ की अवाम को मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं मिली है, ढंग से चलने के लिए रास्ते नहीं है। मैं ग्रामीण में घूम रहा हूँ साहब, ग्रामीण में घूमने के बाद में मैंने पाया हूँ जो शहर के मुख्य जो रास्ते होते हैं, ग्रामीण के जो रोड अटैच होते हैं, वहाँ लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं हैं। वो खुबड़ खाबड़ रास्ते हैं। 15-20 साल से इन लोगों ने रास्ते नहीं बनाया, ये क्या विकास करेंगे? मतलब अचलपुर की स्थिति ये है वाकई में कि यहाँ रोज़गार की काफ़ी कमी होने के कारण यहाँ के लोग 3 किलोमीटर दूर परतवाड़ा जाते हैं। इतनी बदनसीब अचलपुर की जनता कहे जाने वाली कि यहाँ अचलपुर बस डिपो भी नहीं है, जबकि 3 बार आमदार रह चुके बच्चू भाऊ कड़ू ने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया। शायद यही कारण है कि अब्दुल नाजिम को यानी कि MIM के उम्मीदवार को अचलपुर की जनता इतना प्यार दे रही है। तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आगे चलकर फिर बात करते हैं कि नाजिम भाई, जब अगर आपकी सीट आ जाती है, आप चुनकर आ जाते हैं और आमदार बन जाते हैं, तो अचलपुर के लिए आपके मेनू में क्या दिया है आपने? साहब, आप मेरा मेनू देखोगे तो मैंने इसके अंदर उद्योग, सबसे पहले जो फर्स्ट हुआ है इसे ज़िला बनाना है, यहाँ उद्योग के ऊपर काम करना है, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो है इसके ऊपर काम करना है। यहाँ पर जो लोग हैं उनके बच्चे जो है जो रोज़गार के लिए कोई औरंगाबाद जा रहा है, कोई पूना जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, तो उन्हें यहाँ रोज़गार मुहैया हो। और यहाँ पे जो है स्वच्छता के ऊपर काम हो, आरोग्य के ऊपर काम हो। ये सारी चीज़ें हमने हमारे मेनू के अंदर ली है और सब चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसेसिंग नहीं, यहाँ पे कचरे के ऊपर प्रोसेसिंग नहीं होती है। यहाँ पर PMY जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना आया है, 2-2.5 साल लगभग हो चुके आवास योजना के आते आते, लेकिन पिछले 2-2.5 साल के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का यहाँ पे एक भी लाभार्थी देखने को नहीं मिलेगा। किसी को भी यहाँ पर लाभ नहीं पहुँचा है प्रधानमंत्री आवास योजना का। तो अब सरकार कर रही है, हर किसी को हम घर देना चाहते हैं, गरीब को छत मिलेगा, अमीर को हम उसका फ़ायदा देंगे, लेकिन कहीं पर भी PMY का यहाँ पर काम नहीं हुआ है। यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का जो है अभाव है। यहाँ नगर अध्यक्ष जो है वो सिटिंग जो है वो सत्ता में थे BJP के साथ में, फिर भी इन लोग कुछ नहीं किया है। 14वें वित्त आयोग का पैसा आ रहा है, 14वें वित्त आयोग का पैसा जो है स्वच्छता के ऊपर खर्च होता है, और वो जो है आरोग्य पे खर्च होता है। ये खर्च क्या कर रहे हैं? नालियाँ डचंडच भरी हुई है। कहीं ना कहीं मैं उप जिला रुग्णालय का भी आपसे जिक्र करता हूं कि जहां अचलपुर उप जिला रुग्णालय में काफ़ी असुविधा का केंद्र हमेशा से बना है। जब से मैं आपको जानकारी दे दूं कि वसुंधरा देशमुख जब राज्य मंत्री थी, उस समय उन्होंने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया था, लेकिन उसमें आज भी असुविधा का केंद्र है। उस समय बच्चू भाऊ कड़ू एक लीडर थे और वसुंधरा देशमुख राज्य मंत्री थी। उसी समय बच्चू भाऊ कड़ू उसी हॉस्पिटल के बाहर उल्टा टंग गए थे। लेकिन उसके बाद जब 3 बार आमदार रह चुके बच्चू भाऊ कड़ू ने भी फिर तैसे के वैसा ही था, उसमें कोई सुविधा नहीं आई, कोई चेंज नहीं हुआ। आज भी वो असुविधा का केंद्र ही बना हुआ है। मैं आपको
दर्शकों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अचलपुर विधानसभा क्षेत्र एक छोटा मोटा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, बल्कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। उसके बावजूद भी अचलपुर में असुविधा का केंद्र बहुत ही बुरी तरह से हमें देखने को मिलता है। कई ऐसे परिवार हैं जो अचलपुर छोड़कर पलायन कर गए हैं दूसरी ओर, दूसरे शहर की ओर, जबकि अचलपुर राजधानी रह चुका है मुग़लों के ज़माने की। जैसा कि आज दिल्ली है वैसा राजधानी अचलपुर था, लेकिन आज वो राज ख़त्म हो गया, सिर्फ धानी बची है। तो आइए हम अगला सवाल अब्दुल नाजिम से शुरुआत करते हैं इसी बात को लेकर कि आपकी सीट आती है MIM की, बहुत सारी जगह आपका बहुत अच्छा वर्क चल रहा है MIM का, और असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब ने कांग्रेस को मरा हुआ बता दिया है। अगर कोई हकीम भी आता है तो उसे वो ज़िंदा नहीं कर पाता। तो क्या वजह थी कि जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ये सवाल खड़ा किया है नागपुर के मुस्लिम ग्राउंड में? देखिए साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते। ओवैसी साहब एक अभ्यासु व्यक्ति है, वो जब तक कोई चीज़ का अभ्यास नहीं करते तब तक ऐसे ही कुछ नहीं कहते। देखिए कांग्रेस के पास में बचा क्या है, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप बताइए कांग्रेस के पास में बचा क्या है। पिछले 6 महीने के अंदर अगर आप नज़र डालेंगे पिछले 6 महीने में, तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस जो है उसके अंदर के 75% जो नेता है और जो उनके सांसद है, जो उनके विधानसभा के अंदर जो आमदार थे, विधायक थे, वो सब के सब पलायन करके बीजेपी में, शिवसेना में चले गए हैं। वो लोग बीजेपी शिवसेना में चले गए। कांग्रेस से बचा क्या है? कांग्रेस तो MIM को बीजेपी की बी टीम कहते कहते खुद बीजेपी में पूरे चली गई। बिल्कुल जी। तो आज कांग्रेस की इतनी दयनीय स्थिति जो है, जो कांग्रेस ने जो डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया, कांग्रेस ने जो डेवलपमेंट नहीं किया इस मुल्क का, जो करना चाहिए था पिछले 70 सालों के अंदर, जो हालात इस मुल्क के हुए और ख़ास तौर पे खुसूसी तौर पे मुसलमानों के जो हालात है, मैं समझता हूँ इसके लिए जो है कांग्रेस जिम्मेदार है। देखिए ये ऐतिहासिक शहर है, हम अचलपुर पे अगर आए, यहाँ पे हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, रिकन्स्ट्रक्शन नहीं किया गया है साहब। हमारी जो धरोहर है इसका रिकन्स्ट्रक्शन नहीं किया गया है। कहीं ईंटें गिर रही हैं, कहीं पिलर गिर रहा है, ये रिकन्स्ट्रक्शन क्यों नहीं करते, रीडेवलपमेंट क्यों नहीं करते इसके वाला? इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है सरकार की है। पिछली जो सरकारें आई उन्होंने भी इसका डेवलपमेंट नहीं किया, रिकन्स्ट्रक्शन नहीं किया, और अभी जो पिछले 15 साल से यहाँ के जो आमदार हैं उन्होंने भी किया। इसलिए हमें ऐसा लगता है एक बहुत बेहतरीन जो मौका है हमारे पास में आया है, और मैं आश्चर्यचकित हूँ पूरे विधानसभा के अंदर MIM को जिस तरीके से मुसलमानों ने सपोर्ट किया, समझ में आता है। तकरीबन लोग कहते हैं कि भाई ये मुस्लिमों की पार्टी है या मुसलमानों की है। देखिए दलित समाज और हिंदू समाज भी हमारे साथ में आया है। मैंने अपनी हर सभा के अंदर अपने हिंदू भाइयों से वोट की अपील की है, और मेरी सभा ख़त्म होने के बाद में मेरे हिंदू भाई मुझसे आकर स्पेशली मिले हैं। भाई आपका एजुकेशन क्या है, भाई आपकी एज क्या है, आप कितने वर्षों से इस सियासत में हो। तो जो लोगों का प्रतिसाद जो मिल रहा है, मैं बहुत भावुक हूँ कि मैं 50 किलोमीटर से दूर आकर लड़ रहा हूँ, और इतना प्यार और इतना दुलार मुझे यहाँ मिल रहा है। मैं एक बात के लिए आपको और रोकना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अचलपुर का सर्वे करने के बाद पता चला है कि कई लोगों के सवाल है अपने मन के अंदर, और वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल साफ़ होता है उनको भड़ास निकाल लेते हैं। तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा कि कई लोगों का ये कहना हुआ कि आपने अमरावती के होने के बाद अमरावती से आपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, अचलपुर विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या ज़रूरत थी कि आप यहाँ आकर लड़ रहे हैं? तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी आप जवाब दे दें। साहब, इंसान अगर कोई भी नेता चुनाव लड़ता है तो काय के लिए लड़ता है? ऑफकोर्स जीतने के लिए लड़ता है। तो एक जो फिगर था, जीत का जो फिगर है, देखिए अमरावती के अंदर मेरे 10 कारपोरेटर्स हैं। अमरावती में मेरे 10 कारपोरेटर्स है, और वहाँ पर 1,03,000 के लगभग हमारे मतदाता हैं मुस्लिम। हमें अच्छा रिस्पांस मिल सकता था, लेकिन हमने जब वो फिगर को निकाला तो अगर हम वहाँ पर मुस्लिम समाज की अगर 60% भी अगर वोटिंग होती या 65% भी अगर होती तो हमें 65,000 वोट मिलते हैं। अच्छा, ठीक है, मुस्लिम समाज का 65,000 वोट आता है। लेकिन जाहिर सी बात है कांग्रेस का भी एक कैडर्स है मुस्लिम समाज के अंदर, 5-10,000 वो भी लेता है। 1-2 मुस्लिम कैंडिडेट्स और वहाँ पे खड़े हुए हैं, जो दो कैंडिडेट्स और खड़े हैं जो बड़े बड़े हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी अपना मुस्लिम कैंडिडेट्स वहाँ से दिया है। तो हमें ऐसा लगा था कि हम वहाँ पर विन का फिगर जो है उसको छू नहीं पाएंगे। और आपका कहने का मतलब है कि वहाँ वोटिंग में कंप्लीट नहीं किया मैं। देखिए जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के जो बेटे हैं राव साहब शेखावत,
वो खुद ये भी करण के जो एमएलए हैं वहाँ के, उनके खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिए, वो चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि जो जीत का फिगर है वहाँ पर 84,000 है। बीजेपी जो लास्ट टाइम जीत कर आई है 83 से 84,000 उनको वोट मिला है, और 84,000 हमारे पास में विनिंग का जो फिगर है वो नहीं था, और वहाँ पर वोटों का विभाजन नहीं है। अचलपुर मतदार संघ जो है यहाँ पर 2,74,000 वोटिंग है, अमरावती में 345 है। ये 274 के अंदर जो है अब हमें डिवाइडेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक ऑलरेडी जो एमएलए है वो अपक्ष है, यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट है, यहाँ शिवसेना बीजेपी का कैंडिडेट है, यहाँ पर 2-4 और अपक्ष अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर जो है मैं वोटों का विभाजन दिखाई दिया। आरपीआई के भी है, आरपीआई का है, खुद गवई साहब के पुत्र लड़ रहे हैं, और यहाँ पे वंचित बहुजन अघाड़ी से माली समाज का कैंडिडेट है। तो हमें यहाँ वोटों का विभाजन दिखाई दिया और मुस्लिम कैंडिडेट्स को यहाँ दिखाई नहीं दिया, इसलिए हमने इसे चुना। और एक ऐतिहासिक शहर है भाई, और जब भी यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ है, नगर अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, तो मुस्लिम कैंडिडेट ने यहाँ सिर्फ अचलपुर मतदार संघ से, मतलब अचलपुर परतौड़ा शहर से नगर अध्यक्ष में भी 22 से 25,000 वोट लिया है, और विधानसभा में भी इन्होंने 22 से 25,000 वोट लिया है। इन लोगों ने कभी ग्रामीण की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं जो अमरावती से आया हूँ, मैं वाया चांदूर बाजार आया हूँ। अमरावती का 50 किलोमीटर का सफ़र जो है मैं 50 किलोमीटर नहीं करते आया हूँ, मैं वाया आया हूँ 30 किलोमीटर फेरे से आया हूँ, ताकि मैंने उसके अंदर चांदूर बाजार से वोट लेना चाहिए, मैंने करजगांव से लेना चाहिए, मैंने शिरसगांव से लेना चाहिए, मैंने देवलवाड़ा से लेना चाहिए, मैंने बर्मनवाड़ा से लेना चाहिए, मैंने थुगांव पिपरी से लेना चाहिए, मैंने कुरा से लेना चाहिए, और मैंने खरपी से लेना चाहिए। तो हम पूरा ग्रामीण उधर से घूमते हुए यहाँ आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 वोट हम यहाँ ले रहे हैं, 25,000 ग्रामीण से ला रहे हैं, 50,000, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 5 से 10,000 वोट हमारे दलित और हिंदू भाई देंगे। 55,000 में हमारी सीट आराम से निकल रही है। चलिए ये तो हुई अपनी इलेक्शन की बात, लेकिन मैं आपको किसी और बात को लेकर बिना वजह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की आ रहा है, तो उसमें MIM क्या कहेगी? देखिए, मॉब लिंचिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर इस मुल्क के अंदर कोई आवाज़ उठा रहा है, सबसे ये चीज़ को अगर किसी ने सामने लाया है इस मुल्क के अंदर, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। लोगों का, अवाम का जो ध्यान है इसके ऊपर लाने वाले सबसे पहले बैरिस्टर साहब है। जब अखलाक का कत्ल किया गया गोश्त के नाम के ऊपर, तो सबसे पहले अखलाक के घर पे पहुंचने वाला कोई अगर नेता था तो ओवैसी साहब थे। उसके बाद में जब भी तबरेज़ का मामला ले लीजिए, कोई भी मामला लीजिए, ओवैसी साहब ने हर जगह अपनी बात को रखा है और उस बात को बोला है। उसी हमारे कायद के, हमारे नेता के नक्शे कदम पर चलते हुए जब यहाँ पर अचलपुर के अंदर मॉब लिंचिंग हुई है, मैं खुद जिस दिन का हादसा यहाँ पर अचलपुर में 15 दिन पहले हुआ है, मैं खुद कर्फ्यू में यहाँ आया। मैं SP को मिला, मैं IG को मिला, दोनों से मिलकर पुलिस व्यवस्था क्या है, यहाँ का बंदोबस्त कैसा है, जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर जहाँ पुलिस नहीं पहुँची थी, मैंने वहाँ का उनसे पूरा ब्यौरा लिया हूँ। उन लोगों को आगाह किया कि आप यहाँ भी जाइए। और पुलिस प्रशासन ने भी जो है हमारा बहुत सहयोग किया है, और हम लोगों ने पुलिस का यहाँ सहयोग किया है। और मैं पूरे एरिया में यहाँ जिस समय ये हादसा हुआ, मैं भी यहाँ घुमा हूँ, यहाँ कोई मुझे नेता दिखाई नहीं दिया। साहब, ये जो मॉब लिंचिंग होती है ना, मुझे ऐसा लगता है इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिनकी कुर्सियाँ हिलती हुई दिखाई देती है। इस मुल्क के अंदर जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो ऐसे समझो बेगुनाहों की जान चली जाती है। मैं अपनी हर सभाओं में कह रहा हूँ कि किसी की अगर जान जाती है तो वो जान ना हिंदू की होती है, ना मुसलमान की होती है, ना सिख की होती है, ना ईसाई की होती है। जान होती है। जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, वो माँ ना हिंदू होती है, ना मुसलमान होती है, ना वो सिख होती है, ना ईसाई होती है। माँ होती है। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूँ, आप मेरे साथ बने हैं अब्दुल नाजिम साहब, जो MIM से अचलपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं चुनाव। मैं आपको जानकारी दे दूँ, पिछले कुछ दिनों पहले एक जुए को लेकर कुछ 2 जुआरियों में झगड़ा हुआ था। उसमें शामा पहलवान करके उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद बिना वजह, बिना किसी कारण के अतीक को भी मारा गया। उसके बाद समीर को मारा गया, सैफ को मारा गया बिना वजह। उसके परिवार, वो भी किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी बेटे का बेटा था, तो किसी तरीके से बिना वजह, बिना कारण उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मतलब किया किसी और ने था और सज़ा किसी और को मिली। ये हमारे देश में बड़ी शर्म वाली बात है। तो आइए हम बात जारी रखते हुए हम लेके चल। और 370 हटाने के बाद में उन्हें भारत में हमारे क्या फ़ायदा मिला? हकीकत है, जो सरकार ने ये जो फैसला लिया है, सबसे पहले इसकी मजम्मत जो है MIM ने की, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसकी मजम्मत की। हम लोगों ने खुलकर कहा है कि जो धारा हटाई गई है बिल्कुल हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ में नाइंसाफ़ी है। मुझे ऐसा लगता है क्या
यहाँ की जो सरकार है, ये यहाँ की सरकार की नज़र, यहाँ के लोगों की नज़र जो है वहाँ की ज़मीन पर है, वहाँ की लकड़ी पर है, वहाँ की चीज़ों के ऊपर है। इसीलिए ऐसे बेतुके फैसले लिए गए और कुछ भी नहीं, सिर्फ राजकारण है और कुछ नहीं है। किसी कोई कश्मीरी का इसमें फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान। आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ अचलपुर।